Chapter 14 Introduction to Modern Portfolio Theory. Now, this chapter is a complete fresh addition to the topics that were there in NSM 10A. So, ये ना 10B से शिफ्ट किया है ना 10A में पहले था, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है. So, ये यूजुअली MBA में हमने पढ़ा होता है टॉपिक मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी टू अंडरस्टैंड, बट देन फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दिस इज अ कंप्लीट फ्रेश टॉपिक टू अंडरस्टैंड. फ्रेमवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियो द मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी. तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एग्जैक्टली ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी होती क्या है. So the conventional wisdom has always dictated not putting all the eggs in one basket. बहुत यूजुअली हम लोग ये सुनते हैं कि हम सारे एग्स को एक सिंगल बास्केट में नहीं रखना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, रिस्क उससे रिड्यूस होता है. In other words, this adage is addressing the benefits of diversification. तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है वो होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन की तरफ. Diversification is nothing but spreading out the investments across the different areas or asset classes to reduce the risk, as every asset will not behave similarly at all the times. So different asset classes में हमें investment करना चाहिए. Asset classes के examples will be equity, debt, commodity, real estate, etc. तो जब हम लोग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो की रिस्क रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज हर एक एसेट क्लास सिमिलर वे में बिहेव नहीं करता है. कोविड के ड्यूरेशन में जब इक्विटी मार्केट अपने लोएस्ट लेवल्स पे था, तब गोल्ड अपने हाईएस्ट लेवल्स पे था. वहीं पे डेट का जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो कई बार इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है. सो दीज आर द डिफरेंट रीजंस व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, बिकॉज परफॉर्मेंस वेरी करता है हर एक एसेट क्लास का. और अगर हमने सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में लगा दिया, लेट्स से इक्विटी, और कोविड के कारण इक्विटी का परफॉर्मेंस एकदम से खराब हो गया, एकदम से डाउनफॉल में आ गया, तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिस्क में चला जाएगा. वहीं पे अगर मेरा पैसा डाइवर्सिफाइड है, so it won't be a very big risk to invest in different asset classes. Prior to 1950, investing community was familiar with the benefits of holding a diversified portfolio. So ये बहुत पुराना कंसेप्ट है डाइवर्सिफिकेशन. इवन 1950 के पहले भी लोग डाइवर्सिफिकेशन करते थे. However, they had no way of quantifying the benefits of diversification. तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है ये तो पता था, लेकिन इसको क्वांटिफाई करने का कोई तरीका नहीं था. कैलकुलेशन का कोई वे नहीं था कि कितना अच्छा है या कितना डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है. अगर मेरे पास 10 लाख रुपीस है तो कितना मैं कौन से एसेट क्लास में लगाऊं, या कितना स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग मुझे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कितना रिस्क कौन से एसेट में है, कौन से एसेट में पैसा लगाने से मेरा रिस्क रिड्यूस होगा, एंड कौन से एसेट में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क इंक्रीज होगा. ये सारे कैलकुलेशंस पहले नहीं थे, अब ये कैलकुलेशन हमारे सामने है, और इसीलिए इस चैप्टर में हमें ये सारे कैलकुलेशंस को कवर करना होगा. In 1952, the Journal of Finance published an article titled Portfolio Selection, authored by Henry Markowitz. Decades later, in 1990, Harry Markowitz was honored with the Nobel Prize in Economics for his portfolio theory. So ये थोड़ा theoretical part आपको लगेगा, लेकिन ये points हमें पता होने चाहिए. इन पे कई बार single liner question आ जाते हैं. So इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज दिस इज अ फ्रेश न्यू टॉपिक. सो क्वेश्चन का वेरिएंस बहुत अलग हो सकता है. द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन दैट दे सिलेक्ट कैन बी डिफरेंट. सो दे कैन आस्क यू कि who was honored with the Nobel Prize in Economics for the portfolio theory, and there can be different options with different people's name. The idea introduced in this article have come to form the foundation of what is now popularly known as the modern portfolio theory. तो ये जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी थी, ये इस पोर्टफोलियो सिलेक्शन आर्टिकल से ही निकाली गई है, which was written by or which was authored by Harry Markowitz. In simple words, modern portfolio theory provides a framework for constructing and selecting the portfolios based on the expected performance of the investment and the risk appetite of the investor. तो दो चीजों पे हमने यहाँ पे फोकस किया है. पहला, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट. एसेट क्लास का परफॉर्मेंस कैसा है, लाइक गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा है, गोल्ड ने लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न दिया है, गोल्ड कितना वॉलेटाइल है, गोल्ड में रिस्क फैक्टर कितना है. ये हो जाएगा उस पर्टिकुलर एसेट क्लास का परफॉर्मेंस. वहीं पे सेकंड पॉइंट जिस पे हमें फोकस करना है, दैट इज द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर.
First point is focusing upon the performance of the asset class. Second point is focusing upon the risk appetite of the investor. Investor कितना रिस्क ले सकता है. तो पहला पॉइंट हमें ये बता रहा है कि asset class का परफॉर्मेंस कैसा है, कितना रिस्की है, कैसा मूवमेंट है. और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है दैट इज रिस्क एपेटाइट कितना है उस इन्वेस्टर का. MPT quantifies the concept of diversification by introducing statistical notion of variance and covariance. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे सामने आ जाएंगी. इन टर्मिनोलॉजीज के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन का इम्पैक्ट कितना है. तो यहाँ पे हम लोग कोवेरियंस पढ़ेंगे, हम लोग कोरिलेशन पढ़ेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस के बीच में. Harry Markowitz mathematically demonstrated that the variance of the rate of return is a meaningful measure of the portfolio risk. तो उन्होंने ये बताया था कि वेरिएंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो में रिस्क फैक्टर कितना है. तो अगर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 8%, ये जो लाइन है इसको आप 8% मान के चलो, और हमारा जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो इससे थोड़ा सा वेरी करता है, कभी थोड़ा ज्यादा होगा कभी थोड़ा कम होगा. तो मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट में रिस्क है. वहीं पे कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट है जो इस 8% से बहुत ज्यादा वेरी करता है, उसका एवरेज रिटर्न इज अगेन 8% लेकिन वेरिएंस बहुत ज्यादा है. तो कभी वो 8 की जगह 16% का रिटर्न दे देगा, कभी वो 8 की जगह 0% का रिटर्न दे देगा, कभी वो 8 की जगह पे -16% का रिटर्न दे देगा. सो दी वेरिएंस इज वेरी मच बट एवरेज वही है 8% का रिटर्न. सो दोनों इन्वेस्टमेंट में 8% के ही रिटर्न है, लेकिन एक में द वेरिएंस इज हाई, सेकंड में वेरिएंस कम है. तो हम लोग उससे रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे. जितना वेरिएंस ज्यादा होता है रिस्क ज्यादा, जितना वेरिएंस कम उतना रिस्क कम. तो ये वर्ड रिस्क को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन. हमारी एक्सपेक्टेशन से कितना हम लोग डेविएट कर रहे हैं, इससे हम लोग रिस्क को डिफाइन करेंगे. सो ये रिस्क वर्ड को हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे. बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी. इस थ्योरी के क्या क्या एजम्पशंस है वो हम लोग देखते हैं. सो देयर आर बेसिकली 3 assumptions. First one is an investor wants to maximize the return for a given level of risk. कोई भी इन्वेस्टर हो वो एक पर्टिकुलर रिस्क के लिए अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करेगा. इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. अगर कोई एक पर्सन है जिसको बैंक में 7% का फिक्स रिटर्न मिल रहा है, मतलब यहाँ पे उसको रिस्क कुछ भी नहीं है और उसको 7% का रिटर्न मिल रहा है. दूसरी जगह पे उसने इक्विटी मार्केट में देखा कि रिस्क फैक्टर तो हाई. मैं चलो रिस्क को भी यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स में मेंशन कर देता हूँ सो दैट आप लोग उसको कंपेयर कर पाए. तो जीरो रिस्क जब है तब 7% का रिटर्न मुझे मिलता है, और दूसरी जगह पे मेरी रिस्क है 4. दिस कैन बी एनी नंबर, मतलब it's not 4 times the risk but then it is somewhat higher than the FD part. तो FD में अगर मुझे 7% का रिटर्न मिलता है और वहां पे रिस्क फैक्टर बहुत कम है, दूसरी जगह पे इक्विटी में मेरा रिस्क फैक्टर बहुत हाई है, सो माय एक्सपेक्टेड रिटर्न वुड बी वेरी हाई. यहाँ पे मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कैसा रहेगा, 7% ही अगर मैं दूंगा तो कोई इन्वेस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा. सो द एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड बी वेरी हाई. सो लेट्स से मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15%. तो 15% अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न है और मेरा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, सो आई कैन गो विद दिस. दैट मीन्स गिवन अ चॉइस बिटवीन टू असेट्स विथ इक्वल रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर विल सिलेक्ट द असेट विथ लोअर रिस्क. तो अगर दोनों जगह सेम रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, अगर यहाँ पे भी 7% और नीचे वाले में भी अगर 7% हमने दिया, तो इन्वेस्टर कौन सा सिलेक्ट करेगा, जहाँ पे रिस्क 0 है या जहाँ पे रिस्क 4 है. तो इन्वेस्टर विल सिलेक्ट जहाँ पे रिस्क 0 है. तो अगर हमारा रेट ऑफ रिटर्न सेम है दो जगह पे, तो हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे जहां पे रिस्क कम रहेगा, जहां पे रिस्क वुड बी लोअर. सेकंड पॉइंट सेज द इन्वेस्टर्स मैक्सिमाइज वन पीरियड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी. इन्वेस्टर्स चूज एन एक्शन और इवेंट विथ मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी. तो हम लोग उस इवेंट को चूज करेंगे जहां पे हमारी यूटिलिटी हाईएस्ट लेवल पे है. नाउ यूटिलिटी का वर्ड क्या है, मैं पहले यूटिलिटी का एक जनरल मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट ये चीज अगर आगे भी यूज होती है तो आपको समझ में आ जाए. बिकॉज यूटिलिटी इज एन इकोनॉमिक टर्म रादर देन बीइंग मोर ऑफ फाइनेंशियल, इट इज मोर ऑफ इकोनॉमिक टर्म. यूटिलिटी का मतलब होता है हमारी नीड कितनी है उस पर्टिकुलर एसेट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और मुझे कोई एक ग्लास ऑफ वाटर प्रोवाइड करता है, तो ये ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज्यादा रहेगी.
अगर ये ग्लास ऑफ वाटर के लिए कोई मुझसे 100 रुपीज भी मांग लेगा तो मैं उसे 100 रुपीज पे कर दूंगा व्हेन आई एम वेरी मच थर्स्टी। सो इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर मैं 3 गिलास पानी पी चुका हूँ, उसके बाद कोई मुझे पानी का गिलास देने आता है और कोई मुझे फ्री में भी देगा तो मैं नहीं लूंगा, बिकॉज इच्छा नहीं है मुझे पानी पीने की। दैट यूटिलिटी इज मिसिंग नाउ। यूटिलिटी मीन्स मुझे कितनी ज़्यादा नीड है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब यूटिलिटी ज़्यादा होती है तो हम हाई प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। जब यूटिलिटी नहीं होती है तो हम फ्री में भी उस चीज़ को नहीं लेते हैं। सेम चीज़ हंगर के साथ हम लोग ले सकते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, उस टाइम पे कोई मुझे छोटी सी चीज़ बहुत महंगे में भी दे दे, आई विल पे दैट प्राइस एंड आई विल परचेस इट, बिकॉज दैट इज द यूटिलिटी एट दैट मोमेंट। वहीं पे अगर मैं बहुत सारा खाना खा चुका हूँ और कोई फ्री में आके पूछता है भाई ऊपर से एक लड्डू खाओगे क्या, हम लोग मना कर देते हैं, नहीं हो पाएगा। द रीजन बीइंग द यूटिलिटी इज नॉट अप टू दैट लेवल। सो इन्वेस्टर्स मैक्सिमाइज दी वन पीरियड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टर्स चूज एन एक्शन और इवेंट विथ मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। हम लोग उस इवेंट को चूज करेंगे जहां पे हमारी यूटिलिटी हाईएस्ट हो। अब इन्वेस्टमेंट पर्पस में यूटिलिटी हाईएस्ट कैसे होगी? या नहीं तो हमारा रिस्क फैक्टर कम हो जाए, या नहीं तो हमारा रिटर्न इंक्रीज हो जाए। तो अगर मेरे पास दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, दोनों का रेट ऑफ रिटर्न सेम है और रिस्क अलग अलग है, तो मैं उसको चूज करूंगा जिसमें रिस्क मेरा कम रहेगा। या अगर मेरे पास दो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे दोनों जगह रिस्क फैक्टर सेम है, मैं उस इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करूंगा जहां पर रेट ऑफ रिटर्न हायर है। तो यहाँ पे अगर मुझे 7% मिल रहा है और यहाँ पे अगर मुझे 15% मिल रहा है विद सेम रिस्क, दोनों में रिस्क बहुत ज्यादा है, तो दोनों में अगर ज्यादा रिस्क है तो मैं उस असेट को चूज करूंगा जिसका रेट ऑफ रिटर्न इज हायर। दिस इज यूटिलिटी। Investors estimate the risk of the portfolio on the basis of variability of the expected returns of the constituent assets। तो हम लोग रिस्क को कैसे डिफाइन करते हैं? रिस्क को हम लोग डिफाइन करते हैं बाय द वेरिएबिलिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दिस विल टेक सम टाइम, बट देन ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। सो देयर इज वन एसेट क्लास, लेट्स से एफडी। मैं अगर एफडी करवाने जाता हूँ, सो एफडी पे मुझे फिक्स 8% का रिटर्न मिलता है। एफडी को मैं डिनोट कर देता हूँ एक स्ट्रेट लाइन से। सेकेंडली, मैं अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, सो इक्विटी मार्केट में मुझे वेरिएबल रिटर्न मिलता है। तो कभी मुझे रिटर्न मिला यहाँ पे 20% का और कभी मुझे रिटर्न मिला यहाँ पे 4% का। सो मेरा एवरेज रिटर्न यहाँ पे कितना हो गया? माई एवरेज रिटर्न कम्स आउट टू बी 12%। 12% का मेरा एवरेज रिटर्न हो गया। सो एवरेज रिटर्न इज 12%। लेकिन क्या एग्जैक्ट 12 मुझे दोनों बार मिला है? नहीं। एक बार मुझे इस 12 से ज्यादा रिटर्न मिला है, दैट इज 20। एक बार मुझे 12 से काफी कम रिटर्न मिला है, विच इज 4%। सो द रिटर्न कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये रिटर्न मेरा वेरी हो सकता है, एवरेज रिटर्न से ऊपर नीचे जा सकता है। सो एवरेज रिटर्न तो मेरा फिक्स है, लेकिन एवरेज रिटर्न के ऊपर या नीचे मेरा एक्चुअल रिटर्न जा सकता है। वहीं पे एफडी में देयर इज नो मूवमेंट। मैंने एक साल देखा 8%, अगले साल देखा 8%, तीसरे साल देखा 8%, तो फिक्स मुझे 8% मिल रहा है। तो मेरा एवरेज रिटर्न तो यहाँ पे ज्यादा है, तो इस अकॉर्डिंग तो मुझे सिलेक्ट करना चाहिए इक्विटी। लेकिन अगर कोई पर्सन रिस्क नहीं चाहता अपने इन्वेस्टमेंट में, तो वो सिलेक्ट करेगा एफडी इन स्पाइट ऑफ लोअर रिटर्न, बिकॉज यहाँ पे वेरिएशंस नहीं है। तो एफडी में देर इज नो वेरिएशन, सिंगल रिटर्न है यहाँ पे, और इक्विटी में वेरिएशन है बहुत ज्यादा। अगर मैंने इन्वेस्ट किया किसी साल, रैंडमली मैंने स्टार्ट किया और उस साल मुझे 4% का रिटर्न मिला, तो अगले साल मैं इक्विटी को छोड़ दूंगा। मैं बोलूंगा नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है, 4% का रिटर्न है, एफडी में तो मुझे 8% मिलता है। इक्विटी में तो लॉस भी हो सकता है, इक्विटी में कई बार हमें -10% के रिटर्न भी मिलते हैं। तो इक्विटी में वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत अप्स एंड डाउन है। कभी कभी 30% के रिटर्न भी हो जाएंगे, कभी कभी -10% के रिटर्न भी हो जाएंगे। सो वेरिएशंस आर वेरी हाई। दैट इज वाई वी कॉल इक्विटी रिस्की। रिस्की का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लॉस होगा। आप देखो एवरेज रिटर्न तो 12% है और यहाँ पे एवरेज रिटर्न 8% है, लेकिन हमने रिस्की क्यों बोला? बिकॉज वेरिएशंस बहुत ज्यादा है रिटर्न्स में। तो जब हम लोग अलग अलग ईयर्स का रिटर्न देखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होंगे, कभी बहुत बड़ा रिटर्न, कभी बहुत छोटा रिटर्न, कभी तो नेगेटिव रिटर्न। एफडी में रहेगा फिक्स रिटर्न। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ रिस्क एवर्स, रिस्क सीकिंग एंड रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर्स। सो मार्केट में हम लोग
सबसे पहले तो रिस्क को डिफाइन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रिस्क का मतलब क्या है। उसके बाद तीन अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स की बात करेंगे। वन इज रिस्क एवर्स, सेकेंड इज रिस्क सीकिंग, थर्ड इज रिस्क न्यूट्रल। द प्रेजेंस ऑफ रिस्क मीन्स मोर देन वन आउटकम इज पॉसिबल। तो ये हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि रिस्क हम लोग कब बोल रहे हैं, जब आउटकम मोर देन वन पॉसिबल है। तो एफडी में अगर 8% का रिटर्न हमें मिलता है लेकिन वो फिक्स है तो वहां पे रिस्क नहीं है। वहीं पे इक्विटी में हमारा एवरेज रिटर्न 12% है, रिटर्न ज्यादा है, लेकिन क्या हमारा आउटकम वेरिएबल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो कभी आपको 4% का भी रिटर्न मिलेगा और कभी आपको 20% का भी रिटर्न मिलेगा। सो एवरेज रिटर्न तो डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन हमारा जो आउटपुट है उसमें वेरिएशन भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। सो मोर देन वन आउटकम अगर पॉसिबल है तो हम बोलेंगे इक्विटी रिस्की है और एफडी रिस्की नहीं है, बिकॉज जब भी देखोगे 8% का रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टर्स डिमांड रिस्क प्रीमियम फॉर बेयरिंग द रिस्क। अब क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे कम रिटर्न भी मिलेगा, ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा, वेरिएशन है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमें रिस्क प्रीमियम चाहिए। मतलब अगर एफडी में 8% का हमें रिटर्न मिलता है एवरेज, तो इक्विटी का एवरेज रिटर्न 8% से तो ज्यादा ही होना चाहिए, तभी हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे 12% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब 8% से 4% ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो 4% ज्यादा है, ये एडिशनल 4% इज द रिस्क प्रीमियम, बिकॉज हम इस रिस्क को बेयर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा एवरेज रिटर्न मिलता है। और ये जो एडिशनल एवरेज रिटर्न है, दिस इज द रिस्क प्रीमियम। क्यों मिलता है रिस्क प्रीमियम? फॉर बेयरिंग द रिस्क, रिस्क को हम लोग बेयर कर रहे हैं इसलिए। द क्वेश्चन वेदर अ गिवन रिस्क प्रीमियम इज एडिक्वेट इज अ सेंट्रल थीम ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अब ये 4% की जगह अगर सिर्फ 2% मिलेगा तो क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? अगर यहाँ पे आपको 10% का एवरेज रिटर्न मिले तो हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि 2% के लिए रिस्क नहीं ले? 4% अच्छा रिस्क प्रीमियम है या बुरा रिस्क प्रीमियम है? सो कितना रिस्क प्रीमियम हमें मिलना चाहिए, यही पूरा कैलकुलेशन इस चैप्टर का भी बेस है और पूरे इन्वेस्टमेंट का भी बेस है। Measurement of risk and determination of risk premium is an important area of working in finance. तो अगर आपको फाइनेंशियल फील्ड में ग्रो करना है, इस चैप्टर को इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो फाइनेंस में आपको पता होना चाहिए, बट देन एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं थी। दैट वाज द मेन रीजन कि दे इंट्रोड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो रिस्क को कैसे मेजर करना है ये आपको पता होना चाहिए, और रिस्क प्रीमियम कितना होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पूरा कैलकुलेशन इसके पीछे हम लोग देखेंगे आने वाली स्लाइड पे। सो ये पूरे क्लियर कैलकुलेशन है जो हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ वील डिस्कस अबाउट दीज थ्री टर्म्स, रिस्क एवर्स, रिस्क सीकिंग एंड रिस्क न्यूट्रल। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिस्क एवर्स से। Investors will invest in risk-free investment opportunities or in investment opportunities with positive expected risk premium। तो जब भी हम लोग रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, या नहीं तो अगर वो रिस्की जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा खासा रिस्क प्रीमियम भी चाहिए। मतलब या नहीं तो मैं इन्वेस्ट करूंगा डेट में जहां पे मुझे फिक्स 8% का रिटर्न मिले, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए। या नहीं तो किसी ने बोला कि भाई रिस्की एसेट है लेकिन रिटर्न बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको 8% मिल रहा है, यहाँ पे हम आपको 16% दे रहे हैं, जस्ट डबल रिटर्न। तो आपको रिस्की एसेट तो हम लोग दे रहे हैं लेकिन उसका रिस्क प्रीमियम बहुत अच्छा दे रहे हैं, डबल आपको रिटर्न हम लोग देंगे यहाँ पे। तो अगर रिस्क प्रीमियम अच्छा है तो ही हम यहाँ पे जाएंगे, अदरवाइज हम लोग रिस्क फ्री एसेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप के इन्वेस्टर्स को बोलते हैं रिस्क एवर्स, जो रिस्क से बहुत डरते हैं। द ग्रेटर द रिस्क, ग्रेटर द डिमांड फॉर द रिस्क प्रीमियम। अगर रिस्क बड़ा मेरे इन्वेस्टमेंट में तो मैं बोलूंगा भाई मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न दोगे तो ही वहां पे आऊंगा, अदरवाइज तो मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं तो रिस्क फ्री रिटर्न में इन्वेस्ट करके छोड़ दूंगा, भले वहां पे कम रिटर्न है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं रिस्की एसेट में तभी आऊंगा जब रिस्क प्रीमियम बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। सो दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स आर नोन एज रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स। सेकेंड इज रिस्क न्यूट्रल। A risk-neutral investor, on the other hand, evaluates the investment opportunities solely on the basis of expected return। तो रिस्क न्यूट्रल वो लोग होते हैं जो सिर्फ देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, विथ नो रिगार्ड ऑफ रिस्क। हम लोग कौन से इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एफडी में कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ,
मैं एफडी में कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं एफडी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 8%। वहीं पे मैं इक्विटी में कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इक्विटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12%। तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ पे ज्यादा है, इक्विटी में ज्यादा है। तो अगर मैं रिस्क न्यूट्रल हूँ, मुझे रिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये देखना है कि रिटर्न कहाँ ज्यादा है, आई विल गो विद इक्विटी। सो रिस्क न्यूट्रल पीपल दे अवॉइड द रिस्क फैक्टर, और वो सिर्फ ये चीज देखते हैं कि रिटर्न कहाँ पे ज्यादा है। अगर रिटर्न इक्विटी में ज्यादा है, दे विल डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इक्विटी irrespective of the risk factor which is there in the equity. The amount of risk is irrelevant to the risk neutral person. Risk neutral person provide no penalty for the risk. मतलब रिस्क को कुछ भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं दी है यहाँ पे। अगर एफडी में आपको 8% मिला और इक्विटी में आपको 9 भी मिल गया, दे विल गो विद इक्विटी। मतलब इन्हें रिस्क से कोई मतलब ही नहीं है, रिस्क ज्यादा हो कम हो, हम रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम रिस्क को डिस्काउंट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, जहां पे भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा हम वो एसेट क्लास को परचेस करके रख लेंगे। थर्ड इज रिस्क सीकिंग। A risk-seeking investor is the one who will engage in a fair game. They make an upward adjustment for utility, unlike a risk-averse investor who make a downward adjustment for utility. So risk-seeking लोग क्या करेंगे, ये एकदम fair game में fair judgment करेंगे। वो लोग proper calculation करेंगे कि अगर मेरा एक asset class में कितना risk आ रहा है और कितना return आ रहा है, so they will compare this 8% return with 0 risk and 12% रिटर्न विथ 4 स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क। सो वो लोग प्रॉपर कंपेयर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद बताएंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर है। तो एक्चुअली ये रिस्क सीकिंग वो लोग हैं जो एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं, जो ना रिस्क से डरते हैं ना ही रिस्क को अवॉइड करते हैं। एंड ये कैलकुलेशन करने के बाद बताएंगे कि हमारी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर रहेगा, एंड दे विल गो विद दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। So that is it from this video. Let's not cover a lot of topics in this video because ये concept बहुत नया है आपके लिए. So I would recommend you to go through this video once or twice again so that आपको ये concepts clear समझ में आ जाए. फिर हम लोग next वाले video में we'll start with some formulae and we'll start with some different concepts. Thank you. So we understand that reading the complete module is a bit hectic. So इसीलिए हम लोगों ने कुछ वीडियो लेक्चर्स फॉर्म किए हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको सिर्फ ये वीडियोस वॉच करने हैं बिकॉज इन वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। सो यू वोंट हैव टू रीड द कंप्लीट बुक, आप सिर्फ इन वीडियोस को वॉच करो। वी हैव इवन फॉर्म द वीडियोस रिलेटेड टू केस स्टडीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं जो NISM 10A में कवर की गई हैं। यहाँ पे पूरे प्रैक्टिकल सिनेरियोस एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे आप एक पर्सन को फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करनी है तो उसमें आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल केसेस हैं, सो हमने पूरे डिटेल्ड वीडियोस इन पे फॉर्म किए हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बाय रीडिंग एंड एनालाइजिंग द केस। इसके अलग से आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएंगे जिनके आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हो फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। We have also covered the frequently asked solved questions. Now this is very usual doubt of everyone कि क्या हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक या सिर्फ मॉक टेस्ट जो बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है वो रीड करके जाएं और एग्जाम को पास कर लें। सो द आंसर इज नो, बिकॉज आप सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करके इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम इतनी आसान भी नहीं है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। द ओनली थिंग इज हमें अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर करना है जिसके लिए आपको ये कंसेप्चुअल वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। प्लस NISM में क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं होते हैं। अगर कोई कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जो पास्ट में क्वेश्चंस थे वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी वो क्वेश्चंस फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे। एवरी टाइम दे गिव यू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो आपके कंसेप्ट क्लियर करना इज द ओनली सोल्यूशन टू पास दिस एग्जाम, और वो आपके बुक रीड करने से और प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखने से होंगे। द सिलेबस इज कंप्लीटली अपडेटेड बिकॉज एज यू नो NISM हर साल अपने सिलेबस को अपडेट करता जा रहा है। So we have updated the video as per the latest syllabus. There is one more query which people usually have is वीडियो लेक्चर्स लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी क्वेरीज किससे पूछें। सो इसका हमने बहुत इजी सोल्यूशन फॉर्म किया है। आपके जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8889302230 पे। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे एंड सम और द अदर फैकल्टी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। So we provide one-to-one doubt clearing session with expert faculties.
वी ऑल्सो स्केड्यूल योर सेशन अगर वो कुछ बहुत बड़ा डाउट है। अगर छोटा सा डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपको सेम डे रिवर्ट मिल जाएगा। अगर कोई एक टॉपिक समझ नहीं आया है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, आपको हम लोग टेलीफोनिकली चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कोई पूरा टॉपिक ही आपको समझना है तो हम गूगल मीट पे आपका एक सेशन स्केड्यूल करेंगे, प्लस आपके जैसे और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको सेम टॉपिक में डाउट है, तो हम उस पर्टिकुलर डे पे उन सारे लोगों का सेशन ऑर्गेनाइज करके वी विल क्लियर ऑल दी डाउट्स एट वंस। देन हम लोग एक चैप्टर समरी भी प्रोवाइड करते हैं, जो समरी नोट्स है जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकते हो, बिकॉज एग्जाम के एक दो दिन पहले इतने सारे वीडियोस को वापस देखना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट। सो ये चैप्टर समरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा to revise all the topics at once. So if you want any more details, you can call us, you can WhatsApp us on this number, you can visit us on www.edufineco.com, and we are always there to help you out. Thank you for watching this video.